देख रहे हैं फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसर उबारी। पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का ऐलान कर दिया गया है और इस नीति का ऐलान शुक्रवार को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद किया है। और इस मौके पर पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहां पर मौजूद थे। जाहिर है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस तरह की एक नीति जो है लाई गई है, जिसके जरिए से कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत किया जाए। क्योंकि उनको लगता है कि अगर अर्थव्यवस्था और पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर हो जाए, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, तो जो सिक्योरिटी के इश्यूज है वो भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक हल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जियो पॉलिटिक्स को छोड़ करके जो जो इकोनॉमिक्स की तरफ पाकिस्तान बढ़ने के लिए सोच रहा है, उसके पड़ोसी देशों के साथ जिस तरह से इस पूरे मसौदे में जिक्र किया गया है कि पड़ोसियों के साथ उसके रिश्तों को कैसे बढ़ाना है, साथ ही साथ कश्मीर जो कि एक अहम मुद्दा है, जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ पाकिस्तान की मुद्दा है, वो एक तरह से दरकिनार होता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी जगह पे आर्थिक कॉरिडोर बनाया जाना, पावर कॉरिडोर लाया जाना और रिश्तों को मजबूत किया जाना, ये जरा सा जो पाकिस्तान और खासतौर से कश्मीर के जानकार हैं, वो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा अचरज सा फील करते हैं। उनको जो है वो इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान इस नई राष्ट्रीय रक्षा नीति को ला करके क्या कुछ हासिल करना चाहता है। आज हम भी इस चीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की इस नई पॉलिसी का क्या मकसद है। पड़ोसियों के साथ अगर रिश्ते होते हैं तो फिर जो है भारत के साथ उसका रिश्ता क्या होगा, भारत पर उसके क्या कुछ असरात होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत, और ये कहा जाए कि कश्मीर को लेकर के जो एक टसल बनी रही है, भारत ये तय है कि भारत तो वो अभिन्न अंग है, बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह का इन्फिल्ट्रेशन होता है और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिशें गाहे बगाहे होती रहती है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पैनल में तीन बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हम अपने मेहमानों का परिचय कराते चले। हमारे साथ प्रोफेसर आलोक बंसल साहब हैं, जो इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर है और खासतौर से पाकिस्तान को लेकर के आपकी बहुत गहरी नजर है। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, रक्षा नीति को बहुत करीब से देखते रहे हैं भारत की। और साथ ही साथ हमारे साथ ऑनरेबल फॉर्मर एम्बेसडर केपी फैबियन साहब हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम विदेश नीति को भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत का अगला कदम इस पूरे मामले पर क्या कुछ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले आलोक जी, हम आपके पास आते हैं, आपसे चीजों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पाकिस्तान की तारीख का ये पहला एक तरह से मसौदा आया है और पहली बार इस तरह से, हालांकि कुछ चीजों को उजागर किया गया है और बहुत सारी चीजों को छुपाया गया है, इस पूरे मसौदे को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो पाकिस्तान ने नई सुरक्षा नीति घोषित की है, इसके दो पहलू हैं। एक तो वो दस्तावेज है जो पब्लिक में नहीं लाया गया है, जो क्लासिफाइड है और हमको नहीं पता वो क्या है। इसका एक पब्लिक पोर्शन है जो जन जागरण के लिए है, जिसको पब्लिक के सामने लाया गया, जिसके लिए इमरान खान साहब ने खुद इसको रिलीज किया और भाषण दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो दस्तावेज है, ये कहता है कि हम पड़ोसी राष्ट्रों से 100-100 साल तक लड़ाई नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते। और इसका जो प्रमुख मुद्दा जो इन्होंने कहा है वो ये है कि अब हमें भू राजनैतिक मुद्दों से हटकर अब भू आर्थिक जो मुद्दे हैं उनके तरफ फोकस करना चाहिए। और यहाँ हमें समझना चाहिए कि पिछले कुछ समय में जो परिवर्तन हुए हैं इस क्षेत्र में, वो और जो पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं पिछले 6 महीने के अंदर अगर कहें, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा हुआ है कि पाकिस्तान के समर्थन से तालिबान ने काबुल पर अपना फिर से प्रभुत्व जमा लिया है। लेकिन उस वक्त जब ये काबुल पर प्रभुत्व जमाया गया और आईएसआई ने इसको एक अपनी बहुत बड़ी विजय समझा,
उस समय पाकिस्तान ने शायद ये नहीं समझा था कि क्या समस्याएं इसके आगे आएंगी। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भू राजनीतिक स्तर पर काबुल पर प्रभुत्व के बाद पाकिस्तान का प्रभुत्व बढ़ा है। विशेषकर इस्लामिक राष्ट्रों में इस वक्त कई राष्ट्र जो है अफगानिस्तान को अपने प्रभुत्व के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब इस वक्त पाकिस्तान के माध्यम से कोशिशें कर रहे हैं, जैसे चाहे तुर्की हो, चाहे सऊदी अरब हो, या कतार या अन्य राष्ट्र। लेकिन जो आर्थिक रूप से जो समस्याएं थी वो और ज्यादा गंभीर हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान की जो हालात हैं, जो उसके जो फंड्स थे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने फ्रीज कर दिए, और जिस तरीके की वहां गुर्बत इस वक्त है, तो उस पे ये पाकिस्तान के ऊपर दायित्व आ गया कि वो वहां की जो हुकूमत है उसको सस्टेन करे आर्थिक रूप से। और पाकिस्तान की खुद की स्थिति जो है इस वक्त आर्थिक रूप से काफी गंभीर है। तो धीरे धीरे ये रियलाइजेशन हुआ पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से, और वो ये है कि जब तक आपकी आर्थिक नीति, आर्थिक रूप से आप स्वावलंबी नहीं है, आपकी आर्थिक नीति स्वतंत्र नहीं हो सकती, आपकी सुरक्षा नीति स्वतंत्र नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप दूसरे राष्ट्रों से और दूसरे अंतरराष्ट्रीय समुदायों से कर्ज लेते रहेंगे तो आपको उनकी नीतियां माननी पड़ेगी। और यही बात इमरान खान साहब ने जब इस डॉक्यूमेंट को रिलीज किया तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई जब हमको लोन लेना पड़ता है, हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम सबसे पहले आईएमएफ के पास जाते हैं, क्योंकि आईएमएफ सबसे कम ब्याज पर हमें लोन देता है। और जब हम आईएमएफ से ब्याज लेते हैं तो फिर हमें आईएमएफ की नीतियां माननी पड़ती हैं। और इसी का फल है कि आपने देखा कल पाकिस्तान ने फिर 3 रुपए पेट्रोल और डीजल और केरोसिन की कीमतें बढ़ाई। तो क्या होता है, जो आर्थिक नीतियां हैं वो आईएमएफ के अनुसार चलती हैं, और उसके कारण जो है वहां की जो जनता है वो त्रस्त है, व्यापार ठीक से पिकअप नहीं हो पा रहा, और एक जो डेट ट्रैप है उसके अंदर पाकिस्तान फंसता चला जाता है। नहीं तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान जो विश्व बैंक का जिस तरह से कर्जा और ये कहा जाए कि निर्भरता उस पर बनी हुई है पाकिस्तान की अपने आर्थिकी को मजबूती देने के लिए, ये उसको लेकर के एक तरह से बढ़ाया गया कदम है? उसको लगता है कि अगर ये चीजें बेहतर हो जाएंगी तो उसकी रक्षा नीति जो है मजबूत रहेगी। देखिए असल में क्या है कि पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि अगर उसको, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो सुधर जाए। इमरान खान जब आए थे तो उनको लगा कि शायद जो ब्लैक मनी है अगर मैं उसको ले आऊंगा तो मैं इस देश की अर्थव्यवस्था सुधार दूंगा। पर चूंकि इमरान खान साहब को कोई अनुभव नहीं था सरकार चलाने का, मेरे ख्याल से उसका ये असर था और वो हुआ नहीं। अब आप देखिए आईएमएफ पे बार बार लोन के लिए उनको जाना पड़ रहा है, उनके पास कोई और चारा नहीं है। चीन जो है आर्थिक सहायता उतनी देता नहीं है, और अधिकतर चीन की जो सहायता आती है वो स्ट्रिंग्स के साथ आती है, निवेश के रूप में आती है। चीन की जो चीनी जो समाज है वो दान देने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता। सऊदी अरब ने करीब $3 बिलियन उनके स्टेट बैंक में पार्क किए हुए, बट वो रेडी मनी है। अगर कल को इन्होंने सऊदी अरब की बात नहीं मानी तो वो $3 बिलियन यूं विड्रॉ कर लेंगे, और उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो अभी इस वक्त 12-13 बिलियन डॉलर है वो खट से 9 बिलियन पे आ जाएगा। मतलब 25% कम हो सकता है अगर एक झटके पे, और उसके बाद एक कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है कि सारी मुद्रा जो है लोग बाहर ले जाए। तो पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी गंभीर है। और एक और जो उनके पास अच्छी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो सेना अध्यक्ष है जनरल कमर जावेद बाजवा, वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मॉडरेट आपको जो आर्मी चीफ काफी समय में मिले हैं। मेरे ख्याल से जहांगीर करामात की के जैसे विचारों वाले काफी समय बाद मिले हैं। और उनके साथ एक और समस्या है कि उनके पारिवारिक संबंध अहमदिया कम्युनिटी से रहे। और क्या है कि यहाँ तक कि उनकी धर्मपत्नी और उनके जो सास ससुर थे वो प्रैक्टिसिंग अहमदियास थे। कई लोग उनके बारे में भी कहते हैं कि एक क्लोजेटेड अहमदिया है। तो वो हमेशा जो कट्टरपंथी शक्तियां हैं पाकिस्तान में, उनके हमेशा वो फायरिंग लाइन पे रहते हैं। तो बाजवा साहब ये बात रियलाइज करते हैं कि जिस तरीके से कट्टरपंथ पाकिस्तान में फैल रहा है वो उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है कट्टरपंथ को रोकने की। और इसका जिक्र भी है। और मैंने यही कहा, इसमें एक और चीज है वो समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से बाजवा साहब के साथ हो ऐसा नहीं। अगर आपने देखा हो DGISI जिस तरीके से अफगानिस्तान गए, नई सरकार बनाई और आने के बाद उनको हटाया गया, और उस पर जिस तरीके से इमरान खान ने ऐतराज जताया, वो ये दर्शाता है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर व्यक्ति इस सुरक्षा नीति के साथ है। हर कोई ये समझता है कि हाँ हमें आर्थिक
नीतियों पर ही अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए और अन्य चीजों को छोड़ देना चाहिए। तो ये एक जद्दोजहद है जो कुछ समय तक चलती रहेगी। अगला आर्मी चीफ कौन होगा उसके ऊपर काफी कुछ बिल्कुल चीजें निर्भर। बिल्कुल। हमारे साथ कमर आगा साहब है। कमर आगा साहब, आपसे अगर हम चीज को समझना चाहे, जो नई रक्षा नीति है, जाहिर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगता है कि अपनी जो रक्षा नीति है उसको मजबूती देने के लिए आर्थिक नीति को बढ़ाना जरूरी हो जाता है, और शायद इसी को सामने रखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आर्थिक नीति के बारे में बड़े विस्तार से अभी बंसल साहब ने बताया, सही बात है। जी जी आ, आर्थिक नीति जो होती है वो बैकबोन होती है, उसी के बगैर कोई काम आप कर नहीं सकते। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम आर्थिक नीति ठीक करेंगे और उसके लिए बहुत सी चीज़ें भी उन्हीं ने बताई हैं, पड़ोसी देशों से रिलेशन ठीक करेंगे और कोई जंग नहीं लड़ेंगे, मगर डिफेंस बजट में कोई बर्ताव चेंज नज़र नहीं आता। हाँ, उसमें और किसी आने तरह की वाले कोई कटौती नहीं है। नहीं, बल्कि बढ़ता जा रहा है डिफेंस बजट, हाँ और मुल्क के अंदर इंटरनल क्राइसिस बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस खास तौर से बढ़ती जा रही है। उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 12 बिलियन का है, मगर ज़्यादातर लोन लिया हुआ है दूसरे लोगों से, दूसरी कंट्रीज से का लोन, उसमें का पोर्शन जो है वो बहुत बड़ा है। तो इस तरह से नीति तो बनाना आसान काम होता है, नीति उन्हीं ने बना दी, क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी? दूसरी चीज बिल्कुल ये है कि उसके लिए इनको बहुत से मेजर लेने पड़ेंगे। अमेरिकन प्रेशर बहुत है। आईएमएफ का लोन तभी मिलेगा जब आप अमेरिकन पॉलिसी को भी टो करना पड़ेगा। एक तरफ तो अमेरिकन नीतियों, वो आईएमएफ की जो नीतियां हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी आपको सब्सिडीज कट करनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद स्टिमुलस वगैरह जो ये सब देते रहते हैं फैसिलिटीज, उसको कम बैलेंस बजट करना पड़ेगा, उससे इंटरनल क्राइसिस और बढ़ जाती है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो आसानी से समाधान जिनका मुझे नजर नहीं आता, इनको काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है। देखिए, दूसरी तरफ इस जो बेसिक इसका जो पर्पस है इस पूरे नीति का जो वो लेके आए हैं, वो मेरे हिसाब से सेंट्रल एशिया उनके माइंड में है। वो जब रीजन की बात करते हैं तो वो साउथ एशिया नहीं, साउथ एशिया में उनकी कोई पॉलिसी में परिवर्तन नहीं, केवल उनके जुमले हैं कि हम भारत से अच्छे रिलेशन करेंगे, इकोनॉमिक टाइज भी करेंगे, और वो चाहते भी होंगे इतना इकोनॉमिक टाइज हो जाए तो उन 8-10 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो सकता है, उनको बहुत सी चीजें सस्ती मिल जाएंगी जो वो भारत की यूएई और दूसरे मुल्कों से इनडायरेक्ट खरीदते हैं। डबल टैक्सेशन भी कभी कभी हो जाता होगा उनके ऊपर, फ्री पोर्ट से आती है, तो वो बंद हो जाएगा, सीधा लेने में उनको काफी फायदा है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि कश्मीर नीति में कोई परिवर्तन नहीं, वो यही कहते हैं कि हम अभी भी पॉलिटिकली, मॉरली, डिप्लोमेटिकली कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। मेरा ख्याल है इस तरह की अगर वो बातें करेंगे तो भारत से रिश्ते अच्छे होते नजर नहीं आते, मुझे नहीं लगता। फिर उसके बाद ये कि बांग्लादेश से भी उनके कोई खास रिश्ते नहीं है, उन्होंने कोशिश जरूर की लेकिन दरार इतनी ज्यादा है, दोनों में इम्प्रूव नहीं हो सकते। यही दो बड़े देश हैं इस खित्ते में। अफगानिस्तान तीसरा है जहाँ पे उनके एक वो बर्डन बन गया है उनके मुल्क के ऊपर। लेकिन ये कि सेंट्रल एशिया उनकी नज़र में है, जब वो रीजन की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल एशिया की कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि तेल गैस वहाँ से लाई जाए, सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया आ जाए। अगर सेंट्रल एशिया में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो सऊदी और अमेरिकन की भी मदद उनको मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ समस्या ये है कि अगर अमेरिकन एड लेते हैं, अमेरिकन पॉलिसी को प्रमोट करते हैं सेंट्रल एशिया में, तो चाइना को पसंद नहीं आएगा। और चाइना जो उनका ऑल वेदर फ्रेंड है उसको वो छोड़ नहीं सकते। तो ये एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट वो चाइना अमेरिका के बीच में करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं। अब ये कि सेंट्रल एशिया में अगर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो इस मतलब पाकिस्तान की कोशिश ये होगी, अरब ये चाहेंगे कि वहाँ पे ईरानियन इन्फ्लुएंस कंटेन हो, जो काफ़ी समय से इनकी कोशिश रही है कि साउथ एशिया में तो वो रोकने में ईरानियन इन्फ्लुएंस को काफ़ी हद तक कामयाब रहे अपनी धार्मिक कट्टरपंथी संस्थाओं की मदद से। तो इसी तरह वो इनकी कोशिश ये होगी कि ईरान में भी ना हो। तो सऊदी अरबिया, गल्फ कंट्रीज जो है जिनकी सऊदी अरबिया से अच्छे रिश्ते नहीं हैं और जो नहीं चाहते कि ये इन्फ्लुएंस बढ़े,
तो मुश्किल, हालांकि ये काम भी बड़ा मुश्किल है इसलिए कि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन कल्चर ये कहलाता ही था कि ये पार्ट ऑफ द पर्शियन फारस। सिविलाइजेशन, इसको हाँ फारस की सिविलाइजेशन का एक पार्ट है अप टू टर्की, जिसको जी मानते थे एंड बियॉन्ड बल्कि। तो ये भी काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर इनके नजर में है। उसके लिए जरूरी ये है कि अफगानिस्तान में स्थिरता रहे, तालिबान की हुकूमत बनी रहे। तो इनकी, और जिसके पास, तालिबान के पास न तो फंडिंग है और न ही कोई उनके पास प्लान है। उनको एक, अगर वो भी एक ऐसे ही प्लान लेके आए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान, और क्या करेंगे वो उनके पास है नहीं, न वो न उसकी कैपेबिलिटी है। हो सकता है पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा हो इस तरह की बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए जो उनको मिल नहीं पाएगा अभी आसानी से, जब तक कि पाकिस्तान पूरी तरीके से खुल के अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करता अफगानिस्तान के अंदर। तो ये बिल्कुल। चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए उन्होंने बार बार इस उसके अंदर, ड्राफ्ट के अंदर कनेक्टिविटी की बात की है। कनेक्टिविटी वो इंडिया को नहीं देने जा रहे हैं कि इंडिया से कनेक्टिविटी, रेल रोड कनेक्टिविटी इंडिया को दे दें, बल्कि ये कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया है जहाँ से लेकिन वो एक चीज, पाइपलाइन। बिल्कुल एक चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कनेक्टिविटी की बात की, भारत से रिश्तों को बेहतर बनाने की बात जो है कही आपने, तो आपसे एक चीज ये समझना चाहेंगे कि इससे पहले भी यानी पिछले साल अगर हम देखें कि धारा 370 हटाए जाने के बाद पिछले साल एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत के आला अधिकारियों की मुलाकात हुई। शायद उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश थी, जिसमें कहीं ना कहीं नाकामी मिली है पाकिस्तान को इस मामले में। नहीं, देखिए वो बातचीत करना चाहते हैं और हाँ। ट्रेड भी चाहते हैं, इसलिए कि बगैर ट्रेड के भारत से उनका बहुत नुकसान हो रहा है। हम्म, 8-10 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है तो उनका बहुत फायदा होगा। हम्म, उनकी भी बहुत सी चीजें यहाँ पे आएंगी, कॉटन है और बहुत सी चीजें हैं पाकिस्तान जो सपोर्ट कर सकता है भारत हम्म, को, और भारत से उनको बहुत सी चीजें मिलेंगी जो काफी सस्ती पड़ती हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत कम होता है उनका, और सीधे उनको ले लेनी पड़ती है, न कि बल्कि दुबई या हांगकांग ड्यूटी फ्री पोर्ट्स जो हैं वहां से वो खरीदते हैं, जिसका उनको काफी महंगे दाम पे मिलती हैं। तो वो हम्म, भारत से बातचीत का दौर चाहते हैं क्या, हम्म, लेकिन भारत तो तभी बात करेगा जब कोई ये आतंकवाद पे लगाम लगाएंगे। क्या ये आतंकवाद पे लगाम लगाएंगे? दूसरी बात ये अंजर साहब, और तलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय ये जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जो हैं, वो चाहे बरेलवी हों या देवबंद से जुड़ी हुई हों, ये बेइंतहा पावरफुल हो चुकी हैं। उनका हम्म, जो पहले पंजाब बेस्ड अर्बन या जो पंजाब बेस्ड पॉलिटिकल एलीट था, वो काफी हद तक कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा ड्राफ्ट जो है एक बार फिर से उसको दोबारा लाने की कोशिश करेगा कि दोबारा से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उन लोगों का वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। अब हम्म, हमने देखा कि पाकिस्तान को मजबूर होके तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करनी पड़ी, उनकी बहुत सी शर्तें माननी पड़ी। फिर उसके बाद उन्हीं ने तहरीक लब्बैक से भी बात की, जो कि बरेलवी ग्रुप है, उसकी भी हम्म, सारी इन्हीं ने टर्म्स एंड कंडीशन, जितनी भी डिमांड्स थी मालूम कर इनको पूरी करनी पड़ी। उनके चीफ को छोड़ना पड़ा, लोगों को रिहा करना पड़ा जो कि ये बिल्कुल राजी नहीं थे। तो ये एक जो जो पॉलिटिकल ग्रुपिंग है, रिलीजियस, ये बहुत स्ट्रांग हो चुका है और इसकी बिल्कुल। काफी सपोर्ट, एक हम्म, मिनट, इसकी हम्म, काफी सपोर्ट पाकिस्तान की सेना में भी है। तो इसमें वो इमरान साहब चाहें या कमर बाजवा चाहें कोई परिवर्तन कर दें, मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। इसलिए कि मुशर्रफ ने कोशिश की थी, एक बार हम्म, वो लाल मस्जिद में गए थे तो आज तक अपने मुल्क में वापस नहीं आ पाए। उसके बाद हम्म, उनको गद्दी छोड़नी पड़ी, मुल्क में रहना मुश्किल हो गया, 2 बार उनके ऊपर अटैक भी हुआ। जो जो कि लोग जानते हैं अटैक के पीछे पाकिस्तान की सेना का हाथ था, और हम्म, उसके अलावा और क्या हुआ हम लोग को मालूम नहीं है। तो हम्म, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई नहीं, ये बहुत शक्तिशाली ग्रुप है और ये हम्म, लगातार बढ़ते हैं। जो जियाउल हक साहब ने इस्लामाइजेशन प्रोसेस शुरू किया था वो इस समय चरम सीमा पे है पाकिस्तान बिल्कुल। के अंदर, तो ये बिल्कुल। रिवर्सल संभव नहीं। बिल्कुल हमारे साथ एम्बेसडर केपी फैबियन साहब हैं। फैबियन साहब, आपने दोनों जो हमारे मेहमान हैं उनकी बातों को सुना। जाहिर है कि भारत के साथ रिश्तों को लेकर के कोशिशें जरूर की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और इसकी झलक जो है इस पूरे मसौदे में भी नजर आती है कि जब तक के आर्थिक यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर
को जब तक मजबूत नहीं कर लिया जाता, इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत कर लिया नहीं जाता, तब तक जो रक्षा नीति है वो मजबूती से जो है अमल में नहीं आ पाएगी। पाकिस्तान जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। आप उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए अनवरुल, दो किस्म का पॉलिसी है जी। एक पॉलिसी अनाउंसमेंट के लिए है, दूसरी पॉलिसी वो जो करना है इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। हम न सोचना है कि जो पॉलिसी अनाउंस किया है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो तो नाइव है डिप्लोमेसी में, है ना। तो थोड़ा सॉल्ट है ना, जस्ट टेक ए पिंच ऑफ सॉल्ट while reading this document. दूसरी बात है कि ये 110 पेजेस है ये डॉक्यूमेंट, और प्रसिद्ध है 50 पेजेस, है ना। सो जो कुछ है डॉक्यूमेंट में हमको जानते नहीं है। बेशक हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, RNDW उनको तो जानते हैं, लेकिन हम लोगों को पब्लिक डोमेन में अभी तक वो चीजें जानकारी नहीं, हमको जानते नहीं। अच्छा, तीसरी बात है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बेहद मुश्किल अवस्था में है, ठीक है ना। जैसे कहा IMF के पास जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया से कुछ मिला है, चाइना से भी कुछ मिलता रहता है, लेकिन बेहद खतरनाक सिचुएशन है। तो थोड़ा ट्रेड विद इंडिया अच्छा है, कमर आगा साहब ने कहा ना, अच्छा है ट्रेड। लेकिन मेरा सवाल है, इसका मतलब है कि हमको, भारत को अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी मिल जाएगा? मुझे जानता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जो वीट हम बेचना चाहते थे, बेशक एक एक्सेम्पशन बेशक देख के, लेकिन पूरा कनेक्टिविटी भारत के लिए अफगानिस्तान से और सेंट्रल एशिया के लिए बहुत मुश्किल है। I don't think it's going to happen, ठीक है। अच्छा, कश्मीर, मैंने पढ़ा अखबारों में कि कश्मीर रिमेन्स अ कोर प्रॉब्लम, उन्होंने खुद कहा है, और उन्होंने ऐसे हमेशा कहेंगे, उसमें कोई व्यतियान परिवर्तन होगा नहीं, ठीक है ना। और आज भी पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट किया है कि वो कश्मीर प्रेस क्लब है ना, उधर कुछ हुआ है, आपको है ना, एक मेंबर गया, सिक्योरिटी गार्ड से गया, और दूसरी ऑफिस बेरर से वगैरह वगैरह, और पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया है। तो कश्मीर में कोई फर्क होगा नहीं, ठीक है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चाइना कोऑपरेट करते हैं, और उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है भारत को डिस्टेंट होना चाहिए, और भारत भी कोऑपरेट करता है। हमारा अफगानिस्तान पॉलिसी ऐसा है कि हम पाकिस्तान और चाइना को बेखुद सपोर्ट दे रहे हैं, क्यों के लिए, हमको डिस्टेंट भेजने के लिए। तो वो दूसरी बात है। तो और एक सवाल अफगानिस्तान के बारे में, जैसे मैंने कहा, अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चाइना काम कर रहे हैं, और अभी आपने सुना कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा पब्लिकली, अमेरिका क्या गलती है वो ईरान न्यूक्लियर डील में,
ईरान का फॉरेन मिनिस्टर उधर चाइना गया था, बेसिक उधर है अभी, और चाइना ने कहा अमेरिका का गलती है। तो अगर न्यूक्लियर डील होता तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से हम देख रहे हैं एक एक्सिस, पाकिस्तान एक्सिस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान और रशिया। तो जियोपॉलिटिकल ये हमके लिए अच्छा नहीं है, अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अमेरिका बहुत दूर है, तो ये हो रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, चाइना, ईरान और रशिया, ये जो 4 देश हैं, इनका जो अपना एक कोऑर्डिनेशन हुआ है, वो भारत और अमेरिका दोनों के लिए नुकसानदेह है। जरूर, लेकिन अमेरिका बहुत विदूर है, हम तो इधर है। हम ना सोच रहा है कि अमेरिका है, अमेरिका हमको बचाएंगे, नो, ये गलती बात है। अच्छा, एक चीज एम्बेसडर फैबियन, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, वो ये कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिस्टम को पीछे डाला जा रहा है और जो इकोनॉमिक्स पर पूरे मसौदे में एक तरह से जो चीजें उभर करके सामने आई, उसमें फोकस किया गया, जोर दिया गया है, तो इसे आप कैसे देखें? हमारा सवाल यह है कि जो पॉलिटिक्स है, उस पर जो इकोनॉमिक्स हावी होती हुई नजर आ रही है इस पूरे मसौदे के अंदर, आप इस पे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पॉलिटिक्स भी महत्वपूर्ण है। और हम ये सोचना है कि जैसे हमने कहा बायलैटरल ट्रेड अच्छा है, लेकिन उसके मतलब नहीं है कि कश्मीर का पॉलिटिक्स परिवर्तन हो रहा है। नो, पाकिस्तान ने बायलैटरल ट्रेड दी है, लेकिन कश्मीर पॉलिसी में उन्होंने कुछ कहेगा, लेकिन उनका रियल पॉलिसी में कुछ परिवर्तन होगा। बिल्कुल, कमर आगा साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो एक्सेस की बात जो एम्बेसडर फैबियन ने बताई, उससे न तो रशिया बहुत ज्यादा तालिबान के आने से खुश नजर आता है, ये, और न ही ईरान, मगर ये दोनों देश जो हैं नहीं चाहते कि वहां पे अराजकता फैले, इसीलिए ये लोग भारत भी आए, इन लोगों ने भारत से बातचीत की, और यहाँ तक बातचीत हुई कि अगर तालिबान फेल होते हैं तो हमें क्या करना है, क्या नॉर्दर्न अलायंस का दोबारा से रिवाइवल होगा। दिल्ली में ही सबमिट हुई थी, दिल्ली में ही बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें सब लोग ये यहाँ पे आए थे। बिल्कुल, 5 कंट्रीज के एनएसएस थे। जी, एनएसएस की, और इसलिए कि ईरान और रशिया दोनों को खतरा लगता है। फिर उसके बाद अभी जो कुछ भी हुआ कजाकिस्तान में, उसमें जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा रोल था, तो उनको ये लग रहा है कि वो लोग जो थे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में काफी समय से वहाँ पे ये ग्रुप वहाँ पे सक्रिय थे, और ये लोग ग्रुप ये वही ग्रुप हैं जिन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में और इसमें उसमें आग जो लगाई, ये वहाँ से ट्रेनिंग कहा जा रहा है, पॉसिबल है कि इनको ट्रेनिंग भी वहीं पाकिस्तान या अफगानिस्तान में मिली थी, जिन्होंने वहाँ पे चारों तरफ जो इतने कम समय में जिस तरीके से आग लगाई और जिस तरीके से हालात को बिगाड़ा, ये बहुत ट्रेंड लोग थे। और जिनका वो है, उनको ये लग रहा है कि अब दूसरे मुल्कों में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो हुकूमतें हैं वो बहुत अथॉरिटेरियन है, आम जनता वहाँ चेंज चाहती है, चेंज अब संभव नहीं है, और वहाँ पे अगर हालात बिगड़ते हैं, और सभी मुल्कों के अंदर इसी तरह की हुकूमतें हैं, जैसे नूर सुल्तान थे कजाकिस्तान में, अब तो वो लोग उनको भी लगता है कि जैसा कि किर्गिस्तान में हुआ उसी तरह हमने देखा कि कजाकिस्तान में हुआ, तो दूसरी जगह भी हो सकता है। तो ये लोग काफी चिंतित हैं तालिबान के आने से, इनको लगता है कि ये इस्लामिक संगठन काफी इम्बोल्डेंट हो गए हैं, हाँ सक्रिय हैं, इम्बोल्डेंट हो गए हैं, और ये उनके यहाँ कर सकते हैं। तो ये अब देखना क्या है कि आगे किस तरीके से डील करते हैं, कुछ समय में हमें। ठीक है आलोक जी, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से ऐसा लगता है पूरा मसौदा, जो चीजें सामने आई, मसौदा जिस तरह से उभर करके सामने आया, जैसे उन्होंने फोकस्ड किया है व्यापार को, कहीं ना कहीं कश्मीर थोड़ा सा उस पे बचते हुए नजर आए हैं।
हालांकि एम्बेसडर फैबियान ने कहा कि नहीं, इसके दो पैमाने हैं, एक जो चीजें सामने आ गई है, एक जो चीजें हिडन है, वो दो तरह से चीजों को लेकर के आगे बढ़ता है। लेकिन क्या पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि भारत में बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो एक पॉलिटिकल जिस तरह से पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है भारत के अंदर, वो इस चीज को समझ रही है, इसलिए भारत को लेकर के जो एक रिश्ता होना चाहिए वो उस तरह से दिखा नहीं पा रही है, कोशिश जरूर कर रही है बट आगे नहीं बढ़ पा रही। कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर नीतिगत परिवर्तन इस वक्त संभव है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस शुरू से बना के रखा गया है कि हमारा जो अस्तित्व है वो भारत के कारण खतरे में है, और उस तरीके का प्रोजेक्शन। जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जो आर्थिक रूप से उद्धार है वो जब ही हो सकता है जब भारत के साथ वो व्यापार करे। अन्यथा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चाहे कितना भी लोन लेती रहे, वो चाहे IMF से ले, उससे ले, और अब धीरे धीरे उनको ये लगने लगा, क्योंकि काफी समय तक उनको ये लग रहा था कि सीपेक जो है उनकी सारी समस्याओं का निदान है। तो अब सीपेक भी करीब करीब तैयार हो चुका है, ग्वादर पोर्ट बन चुका है, उसके बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उभर नहीं रही, बल्कि एक कर्ज के अंदर और फंस गई। जो चीन ने इतनी बड़ी मात्रा में जो निवेश किया है, उसमें जो कर्ज दिया है, उसके अंदर ये धीरे धीरे फंसते चले जा रहे हैं और उनको लग नहीं रहा कि इससे उभर सकते हैं। तो ये एक परिवर्तन, मेरे ख्याल से परिवर्तन की चाह है। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा जो इनका भी उपलब्धि रही है वो अफगानिस्तान में हुकूमत चेंज है। हुकूमत तो इन्होंने चेंज कर ली, जिससे इनके जियोपॉलिटिकल जो इंटरेस्ट थे वो काफी हद तक मिल जाते हैं, लेकिन जो जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो और ज्यादा सफर हो गए, क्योंकि अब एक अफगानिस्तान के अंदर जो एक इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको खाना कौन खिलाए, उनको दवाइयां कौन दे, उनकी क्या स्थिति है, उसके लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव है। और क्या है कि तालिबान की जो हुकूमत है वो अनपॉपुलर हो रही है। शुरू में इनको लगा कि चूंकि इस्लामिक विश्व के अंदर इस वक्त जो है एक परिवर्तन की माहौल चल रही है, जैसे कि अभी कमर आगा साहब ने कहा, सऊदी अरब और ईरान की बात कही, लेकिन इस वक्त इस्लामिक विश्व जो है वो बाइपोलर नहीं है, वो अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ गया है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तुर्की में एर्दोगान साहब को लगता है कि वो एक नई खिलाफत स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब तुर्की जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्पीकिंग कंट्रीज की बात करता है, और ये तुर्की का प्रभुत्व था कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने इस बार अफगानिस्तान के खिलाफ मुहिम में ताजिकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो इसलिए क्या है कि जो अफगानिस्तान से निकलकर अब्दुल रशीद दोस्तम या अतानूर या मोहम्मद मोहकीक या सयाफ जो गए, ये लोग जो उज्बेकिस्तान में गए, ये नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का हिस्सा नहीं बने। ये अभी भी वहां बैठकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है जो तालिबान से नेगोशिएट कर रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि आपको जो इस बार अफगानिस्तान के विरोध में, जो जैसे पिछली बार एक नॉर्दर्न अलायंस बना था, उस तरीके से NRF नहीं बन पाया है। लेकिन यहीं पे एक और मुद्दा आता है, वो ये है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तो रूस, चीन, ईरान, इन तीनों ने तालिबान से बातचीत की, संबंध बनाए, और इसलिए बनाए कि अमेरिका यहां से निकल जाए। बिल्कुल। लेकिन अब जब अमेरिका यहां से निकल गया है तो जो इनके कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। क्या है कि जिस तरीके की तालिबान की विचारधारा है उसमें अहले तशी तो उनके लिए मुनाफिकान है, तो वो हुकूमत में नहीं हो सकते। वो आप देख रहे हैं हजारास को उन्होंने एक को भी इंक्लूड नहीं किया, ताजिक्स और उज्बेक्स को नाम के वास्ते रखा है। प्रोफेसर आलोक जी, चूंकि समय की मजबूरी है जी 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 बोलिए 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 अंजार साहब, सॉरी, समय की मजबूरी है थोड़ा सा। हम जरा सा KP फैबियन सर, आपसे एक चीज को समझना चाहेंगे कि अब ऐसी स्थिति में भारत सरकार की नीति क्या होनी चाहिए? भारत सरकार एकदम उसका अफगानिस्तान पॉलिसी बदल करना है, क्योंकि हमको अफगानिस्तान में बेहद स्टेक्स है, हमको एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है लोगों से। ये कह ना सकता है कि वो तालिबान है इसलिए हम कुछ न करेगा। हमने कुछ किया है, हम कुछ मेडिसिन वगैरह भेजा है, बहुत अच्छा, लेकिन वो डायरेक्शन में बहुत जल्दी जाना है। ठीक है। दूसरी बात है कि क्या हो रहा है अफगानिस्तान में,
अफगानिस्तान को लोगों को चैरिटी न चाहिए। अफगानिस्तान के पैसा 9.5 बिलियन अमेरिका के बैंक में है और अमेरिका वो फ्रीज किया है और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल भी कहा है प्लीज अनफ्रीज इट बिकॉज पीपल आर डाइंग। तो भारत भी अमेरिका को कहना है, भारत को भी अमेरिका को कहना जी बहुत माफी के साथ जी बहुत माफी के साथ अनफ्रीज करना है पब्लिकली नहीं, कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेटिकली। तो ये चाहिए। पाकिस्तान से बेखुद बड़ा परिवर्तन डोंट एक्सपेक्ट, लेकिन जो कुछ संदर्भ है ट्रेड जरूर ट्रेड कर दीजिए, जो कुछ कर सकता है कर दीजिए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। ये इल्यूशन न होना चाहिए कि बहुत परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केपी फैबियन सर आपका, कमर साहब आपका, आलोक जी आपका। आज की बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।